जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और जो हम लोग दोस्तों अपनी 71वीं बीपीएससी की तैयारी के बारे में हम लोग बात किए थे, जिसमें हम लोग बोले थे आपको कि शुरुआत करना है सब्जेक्ट वाइज PYQ से, जिसका दोस्तों हम लोग शुरुआत भी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं पॉलिटी का PYQ, जिसमें 4 वीडियो के द्वारा दोस्तों आपको सारे बीपीएससी में अब तक जो भी प्रश्न PYQ आए हैं पॉलिटी संबंधित सभी PYQ को दोस्तों करा चुके हैं। बाकी हम आपका 69 का और आपका 70 का दोस्तों अलग से करा देंगे, वो नहीं कराएं हम, लेकिन उसको भी दोस्तों हम करा देंगे। पहले आपका जितना मेरे पास उपलब्ध है वो पहले करा देते हैं दोस्तों, बाकी आपका वो लास्ट में हम करा देंगे। तो आज से दोस्तों हम शुरू करेंगे क्या, आपका आज से हमारा सब्जेक्ट होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी को दोस्तों। इसको हम 2 पार्ट करके कवर कर लेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, इसका हम PYQ दोस्तों आज करेंगे। जैसा कि आपको बताए थे कि एक कदम बीपीएससी की तैयारी की ओर भी थोड़ा बढ़ा दीजिए, ताकि कुछ न कुछ इससे दोस्तों लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का जो बीपीएससी का PYQ है, उसको हम आज पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के बारे में, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे विश्व के भूगोल का PYQ। तो चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। आपको बताना है सौरमंडल का भाग कौन नहीं है। क्षुद्रग्रह है तो क्षुद्रग्रह बिल्कुल है भैया। धूमकेतु भी आपका है, ग्रह भी है। निहारिका नहीं है दोस्तों। निहारिका क्या है दोस्तों, आकाश में जो धूल कण होते हैं उसको कहते हैं, ये आपके सौरमंडल का भाग नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या बोलता है इसके बारे में। तो सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है, ये भी याद रखना है आपको। सौरमंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े हुए हैं, मतलब कि सूर्य से जुड़े हुए हैं। इनमें से ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल है, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है दोस्तों। बता दिए सौरमंडल का भाग निहारिका नहीं है, बल्कि ये आकाश में जो धूल कण होते हैं उसको कहते हैं दोस्तों निहारिका। आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये दोस्तों कोपरनिकस ने। इससे पहले जो लोग थे उसमें अंधविश्वास था दोस्तों, उनका मानना था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य क्या है उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ऐसा सिद्धांत दोस्तों टॉलमी ने दिया था, लेकिन बाद में कोपरनिकस जो पोलैंड के रहने वाले थे उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया और उन्होंने दोस्तों सत्यता की सबके सामने रखा। आगे बात पढ़ते हैं इनके बारे में कि 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। उल्लेखनीय है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वहार मिहिर, इन्होंने लगभग 1000 वर्ष पहले ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा। मतलब कि हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक मतलब कि विद्वान थे दोस्तों वो वहार मिहिर, इन्होंने पहले ही इनसे 1000 वर्ष पहले इसकी क्या कर दी थी, जो सत्यता थी उसको बता दी था दोस्तों। बाद में कोपरनिकस ये सिद्धांत देकर के अपना उसका खुलासा करते हैं दोस्तों। हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारे आकाशगंगा जो मिल्की वे है उसको चक्कर लगाने में सूर्य कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष। कितना लगता है दोस्तों, 25 करोड़ वर्ष। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्या बोल रहा है इसमें, तो इसमें बोल रहा है कि सूर्य हमारे आकाशगंगा के तारों में से एक है, कि बिल्कुल है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट तारों के केंद्र से दूर तारों की अपेक्षा परिक्रमा कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र में अपेक्षाकृत दूर है, ठीक है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 KPC या ICU को 25.896 मतलब लगभग 26,000 बोल सकते हैं प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और ये 828,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या कर रहा है दोस्तों, सूर्य को परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। मतलब लगभग 22.5 वर्ष से लेकर के आपके 25 करोड़ वर्ष तक दोस्तों इसको समय लगता है हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगाने में, किसको, सूर्य को। तो परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। इसी को हम लोग कॉस्मिक वर्ष भी कहते हैं। अतः निकटतम जो विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन डी में दिया है आपको, लगभग 25 वर्ष। ये भी ध्यान आपको रखना है। अब आगे आते हैं हम लोग, अगला आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। इसको लेकर दोस्तों हमेशा क्या होता है, कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, कोई 88 मारते हैं, कोई 89 मारते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आपको जो बीपीएससी है उनका मानना क्या है, तो 88 है। कितने हैं, तो 88 है। तो हम क्या करेंगे, तारामंडल है तो 88 ही टिक करेंगे। बाकी आपका जो SSC रेलवे में होता है वहाँ पर 89 दोस्तों ऑप्शन में दिया जाता है, 88 देता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर 88 है तो 88 हम लोग टिक करेंगे। तारामंडल में कितने हैं आपके, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है, तो 88 है। सबसे बड़ा बोलेगा, सबसे बड़ा सेंटोरस है दोस्तों, और सबसे छोटा बोलेगा तो हाइड्रा है। सबसे बड़ा जो तारामंडल है सेंटोरस, उसमें 94 तारा है। कितना दोस्तों, 94 तारा है। सबसे छोटा जो है उसमें आपका
68 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ जो जरूरी बातें होगी हम बताते चलेंगे आपको। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसे क्या कहते हैं? सप्तऋषि तारा। क्या कहते हैं? सप्तऋषि तारा। ध्रुव तारा जो हमेशा किधर किस ओर दिखता है आपको? तो दोस्तों आपका ये उत्तर दिशा की ओर दिखता है। ये ध्यान रखिएगा। रात्रि में जो भी पहले के जो लोग थे प्राचीन समय में, लोग ध्रुव तारा से ही क्या करते थे? दिशा का अनुमान लगाते थे। आगे आते हैं दोस्तों। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है तो बुध और शुक्र है दोस्तों, उनका कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन में क्या दिया है? बुध दिया है। बाकी आपका मंगल, नेपच्यून आपका प्लूटो का दोस्तों उपग्रह है। प्लूटो को दोस्तों बाद में क्या किया गया? ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। बोलेगा कब निकाल दिया गया था? 2006 में दोस्तों इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था, क्योंकि ये क्या कर रहा था? जो इनके पड़ोसी ग्रह हैं उनका कक्ष को मतलब कि क्रॉस कर रहा था दोस्तों, इसीलिए इसको ग्रह से निकाल दिया गया। अब बात करते हैं कि सौर मंडल केवल दो ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र आपके, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बाकी आपके पास जितने भी 6 आपके हैं सबके पास दोस्तों ग्रह उपग्रह है। तो मंगल के पास 2 है दोस्तों, नेपच्यून के पास 14 है ज्ञात उपग्रह है, जिसमें ट्रिटॉन एवं मेरिट प्रमुख है। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में क्या कहता है? प्लूटो ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह किसको कहते हैं दोस्तों? शुक्र को कहते हैं। सबसे गर्म बोले, सबसे पृथ्वी सबसे नजदीक बोले, पृथ्वी की भगनी बोले, बहन बोले, भोर का तारा, सांझ का तारा, सौंदर्य का तारा, तो सब क्या कहलाएगा? आपका शुक्र को ही दोस्तों हम लोग कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है। तो गर्म है क्यों इसमें? तो यहाँ पर 464 डिग्री सेल्सियस का तापमान है दोस्तों। क्या है यहाँ पर? 464 डिग्री सेल्सियस का तापमान। वहीं बात कर ले कि इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? तो बता दिए थे अभी शुक्र को। भोर का तारा, सांझ का तारा हम लोग इसी को कहते हैं। मॉर्निंग स्टार बोले या इवनिंग स्टार बोले, यही बात है यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये बात हम बता दिए आपको। उसके बाद लाल ग्रह बोलेगा आपका तो मंगल हो जाएगा दोस्तों। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको पता होना चाहिए। जबकि शनि वलयों से युक्त है। कितने वलय हैं? तो 7 वलय हैं दोस्तों। ये भी ध्यान रखना है। आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है आगे है दोस्तों कि पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के से चली प्रकाश समय लगता, मतलब कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है? तो लगभग दोस्तों आपका 500 सेकेंड। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? 8 मिनट टिक कर देंगे। ऐसे हम लोग 8.2, 8.3 भी याद रखना है दोस्तों आपको। लगभग पूरा 500 सेकेंड लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश। वही चंद्रमा का बोलेगा तो 1.3 सेकेंड पहुंच जाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365.25 दिन लगता है दोस्तों एक परिक्रमा करने में। यही जो 365 देख लें 25, ये क्या होता है? 4 वर्ष में दोस्तों आपका एक दिन के रूप में चल जाता है। इसी क्या करते हैं? यही ऐड होकर के 366 दिन बनता है, जिसे हम लोग लीप वर्ष के रूप में जानते हैं। देखिए आगे क्या इसमें लिख रहा है आपसे, थोड़ा पढ़ देते हैं आपके लिए हम। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है। इसे सौर दिवस कहते हैं। सौर वर्ष, सौर दिवस के ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक बसंत विषु से दूसरे बसंत विषु के बीच समय बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिन का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकेंड या इसी को हम लोग 365.25 या 242 दिन कहते हैं। वर्ष 2000 में अन्य समान वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इसमें 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट लगभग लगा था दोस्तों, जिसमें 53.2 सेकेंड की गणना की गई थी। ऐसे वर्ष को परिवर्ष के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे आप बस सिंपल याद रखिएगा 365.25, तो 4 वर्ष में क्या होता है आपका एक दिन ऐड होकर के 366 दिन बन जाता है, जिसको हम लीप वर्ष के रूप में जानते हैं। आगे दिया आपको पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए प्रति मिनट करीब कितनी दूरी का तय करती है। तो यहाँ पर दूरी तय करने की अगर बात करें 1 मिनट में, तो यहाँ पर दिया है 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट। यहाँ लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए हमारा ये बीपीएससी क्या किया था, इसको दोस्तों गलत माना था। तो ये भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? तो जो हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी का विषुवतीय रेखा की जो परिधि है वो आपका 40,090 किलोमीटर। तो इसकी दूरी पृथ्वी की अपनी दूरी पर 23.56 मिनट में एक चक्कर लगाती है, तय करती है। अब पृथ्वी की परिक्रमा गति जो है 1670 प्रति किलोमीटर है, मतलब कि एक प्रति किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा। इस आधार पर प्रति मिनट अगर बात कर ले हम लोग तो 1670 बटा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा दोस्तों, जो आपका 1 मिनट में इतना दूरी आएगा। जो विकल्प में ऑप्शन नहीं दिया है तो हमारा इनमें से कोई नहीं होगा। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना कहाँ है? तो पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना दोस्तों 23 डिग्री अक्षांश से उसके पार दोस्तों ज़्यादा आपको मरुस्थलीय होने की संभावना दिखाई देती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन? तो 23 डिग्री अक्षांश जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वही बात है यहाँ पर कि पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है।
पृथ्वी पर मरुस्थल बनाने की 4 भौगोलिक स्थितियां क्या क्या है भाई? तो 30 डिग्री अक्षांश के आसपास उच्च वायुदाब पाया जाता है। ये हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं, जो 30 डिग्री के आसपास हैं दोस्तों। महाद्वीपों के पश्चिम के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं की पूर्वी मुखी होना कारण हो सकता है इसका। महाद्वीप के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती है। शुष्क मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें नमी न हो। बाजा कैलिफोर्निया जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, पश्चिमी सहारा जो उत्तरी अफ्रीका में, अटाकामा जो आपका चिली में पड़ता है दक्षिण अमेरिका में, नामीब जो आपका ये नामीबिया पड़ता है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। इस प्रकार के मरुस्थल दोस्तों आपको देखने के लिए मिलते हैं। पर्वतों की विशिष्ट छाया में क्षेत्र स्थित मरुस्थल की उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल डेथ वैली, पेंटागोनिया मरुस्थल, अर्जेंटीना में जो है पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख है दोस्तों, जो आपका पर्वतों की छाया में मिलता है आपको। महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल को जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ है, इनमें ग्रेट बेसिन मरुस्थल जिसको यूएसए में आपको है, ऑस्ट्रेलिया में आपका और ऑस्ट्रेलिया जो मरुस्थल हो गया, और गोबी मरुस्थल जो आपका चीन मंगोलिया में दोस्तों पड़ता है। तो ये कुछ क्या दिए हैं, उससे संबंधित तथ्य दिए थे जो आपको हम बता चुके हैं। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है? तो ये दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन कारण होता है। जो कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है दोस्तों, जो प्रभावी होता है वो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दोस्तों आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो वही बात यहाँ बताया गया है कि धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेप बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जीजे कोरियोलिस ने किया था, इसलिए इसका नाम दोस्तों कोरियोलिस बल रखा गया था। ये भी बता दिए। इस प्रकार दिए गए विकल्प में आपका प्रभावी जो कोरियोलिस बल होगा कारण पृथ्वी का घूर्णन गति दोस्तों होगा। आगे बात करते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, सबसे छोटा आपका बुध है दोस्तों। पृथ्वी आपका 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी याद रखिएगा साइज वाइज वही दिया है आपको, देख लीजिए। सबसे बड़ा कौन दिया? तो आपका है क्या, आपका पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, हमारी पृथ्वी क्या है दोस्तों? तो ये आपका 5वां है। फिर शुक्र हो गया, मंगल हो गया और बुध हो गया। ये क्या है, आकार के हिसाब से दोस्तों दिया गया है, ये भी ध्यान आपको रखना है। आगे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का घनत्व सबसे कम है, इसलिए अगर शनि को आप पानी में भी रखिएगा तो ये क्या होता है, पानी में दोस्तों तैरने लगता है, ये ध्यान रखना है। कितना किसका सबसे कम है? तो वहाँ पर पृथ्वी का सबसे सभी ग्रहों में सबसे कम है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व दोस्तों ऐसा माना जाता है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है तो हमारी पृथ्वी का ही है दोस्तों। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष का समय दोस्तों क्या लेता है, शनि लेता है। जैसे हमारी पृथ्वी लेती है, कितना लेती है, 365 दिन लेती है ना दोस्तों एक चक्कर पूरा करने में। तो ये आपका शनि कितना लेता है? तो 29.5 वर्ष लेता है। वहीं बुध की बात करेगा तो बुध सबसे तेजी से लगाता है चक्कर पृथ्वी का, सूर्य का 88 दिन में दोस्तों। यूरेनस को सबसे लंबा समय लगता है, यूरेनस को दोस्तों कितना लगता है आपका? तो यूरेनस को दोस्तों आपका लगता है 84 वर्ष। इससे ज़्यादा समय लगता है आपका नेपच्यून को, जिसको हम लोग वरुण बोलते हैं, जो सबसे लास्ट में है, उसको ज़्यादा समय दोस्तों लगता है। मतलब दूरी के अनुसार जाहिर सी बात है कि आपको देखने के लिए मिलेगा ही ज़्यादा समय। जियोडिस वह विज्ञान है जो संबंधित है, तो जियोडिस दोस्तों किससे संबंधित है? जियोडिस आपको पृथ्वी का जो आयाम है उसकी माप से दोस्तों संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। आते हैं आगे हम लोग। यहाँ दिया है कि जियोडिस पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों सटीक रूप से मापन और समझाने का विज्ञान है। यह गुण पृथ्वी के ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। इसके साथ ही समय के साथ उपयुक्त गुणों में परिवर्तन का अध्ययन भी करता है। कौन? तो जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा पृथ्वी का आयाम। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है। किससे हम लोग समय निर्धारित करते हैं? तो जो प्रधान मध्याह्न रेखा दोस्तों, इसी से क्या होता है, समय का निर्धारण होता है दोस्तों। बात कर लेते हैं जो प्रधान मध्याह्न रेखा के बारे में। तो प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। यह इंग्लैंड के ग्रीनविच में स्थित है। रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। 0 अंश देशांतर पर स्थित रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया गया है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन देश से गुजरती है? तो आपका यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, आपका फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया, टोगो हो गया, घाना हो गया और अंटार्कटिका जो दक्षिणी ध्रुव है दोस्तों वहाँ से भी गुजरता है, ये भी ध्यान रखना है।
आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है, तो ये आपका प्रशांत महासागर से होकर दोस्तों ये क्या होता है, गुजरता है। ये अफ्रीका से नहीं होकर के प्रशांत महासागर से होकर दोस्तों गुजरता है, ये आप देख सकते हैं। क्या है आपका, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी से ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो क्रमगत कैलेंडर दिनों से अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड में जो है आपका 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहाँ कोई भाग स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है, मतलब जहाँ भी स्थल भाग होता है, तो मान लीजिए किधर आ रहा है, यहाँ पर आपका स्थल है तो क्या किया, मान लीजिए यहाँ पर स्थल है तो क्या किया, इसको ऐसे मोड़कर ऐसे निकाल दिया दोस्तों, मतलब जलीय भाग से इसको खींचा गया है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा तो हमारा एशिया है, लेकिन ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया है। यूरोप दिया, अफ्रीका दिया है, और उसके बाद क्या दिया है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर एशिया नहीं दिया है, तो कौन हो जाएगा हमारा यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन बी अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर एशिया देता तो क्या होता है, एशिया हमारा हो जाता है दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार। तो विश्व के कुल 7 महाद्वीप आपको पता है, क्षेत्रफल में दृष्टि से सबसे बड़ा यहाँ पर एशिया है। इसका क्षेत्रफल देख लीजिए, इतना नंबर में दिया है आपको। और यहाँ पर अन्य दूसरा जो है आपका अफ्रीका हो जाएगा, फिर तीसरा उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। उपयुक्त प्रश्न एशिया न दिए जाने के कारण विकल्प हमारा 2 हो गया। अगर आपसे पूछ दे अगला कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, अगर देश की बात कर ले सबसे ज़्यादा आपको अफ्रीका में है, एशिया से ज़्यादा अफ्रीका में है। एशिया हमारा क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा है दोस्तों, लेकिन देश की बात बोलेगा सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो अफ्रीका में है दोस्तों। आपको छोटे बड़े देश मिला करके कितना है अफ्रीका में आपका, तो 54 देश है। वहीं यूरोप में आपका 51 है दोस्तों, एशिया में आपका 50 है, उत्तरी अमेरिका में दोस्तों आपका 53 है, और आपका दक्षिण अमेरिका में कितना है, तो 12 है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा देश कौन है, तो आपको चिली देखिएगा मैप में आपको दोस्तों, तो वहाँ पर आपको लंबी दिखाई देगी, एक लंबे व्यक्ति की तरह दोस्तों। आगे बात करते हैं किस देश में सर्वाधिक द्वीप है, तो सबसे ज़्यादा द्वीप कहाँ है, इंडोनेशिया। इसको द्वीपों का दोस्तों देश भी कहते हैं, याद रखिएगा। सबसे बड़ा द्वीप समूह बोलेगा तो क्या है, इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा तो अरब द्वीप हो जाएगा, लेकिन द्वीप समूह बोलेगा तो इंडोनेशिया दोस्तों हो जाएगा, इसलिए द्वीपों का देश इसको कहा जाता है। आगे आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, कौन सा द्वीप है, तो बोर्नियो, जिसमें ऑप्शन दिया है इसके हिसाब से कौन है, तो बोर्नियो द्वीप क्या क्षेत्रफल में दोस्तों बड़ा है। बाकी ग्रेट ब्रिटेन भी आपका एक द्वीप है दोस्तों, मेडागास्कर भी आपका द्वीप है, सुमात्रा जो इंडोनेशिया में पड़ता है, ये मेडागास्कर आपका कहाँ है, तो ये आपका हिंद महासागर में दोस्तों है, ये भी ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, बोर्नियो। देखिए यहाँ पर दिया भी है आपका क्षेत्रफल सबका, तो इसका क्षेत्रफल देख रहे हैं 7,51,929 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मेडागास्कर का 5,85,000 ही है, सुमात्रा का आपका 4,72,000, और ब्रिटेन का क्या है दोस्तों 2,09,000 ही है। तो सबसे छोटा द्वीप आपका किसमें कौन है, आपका ग्रेट ब्रिटेन है दोस्तों। आगे बात करते हैं कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। सीमा रहित मतलब कि किसी के पास सीमा नहीं है, किसी के देश के साथ वो सीमा नहीं बनाता। तो जापान को देखिएगा तो चारों तरफ से क्या दोस्तों जल से वो घिरा हुआ है, इसीलिए इसको सीमा रहित देश बोलते हैं जापान को, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा देश देखिए लिखा है, ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं। ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा। प्रश्न सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश कौन है दोस्तों, आपका जापान है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। मतलब ऑप्शन के हिसाब से जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर सब सीमा रहित ही हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है उसके हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला कौन है आपका, तो जापान है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या है दोस्तों, होन्शु द्वीप। क्या है, होन्शु द्वीप। यहाँ पर 4 द्वीप देखने के लिए मिलेगा, होक्काइडो, शिकोको, कुसो, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका द्वीप कौन है, यहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप क्या है दोस्तों, होन्शु द्वीप है, ये भी याद रखना है आपको। कहाँ का, तो आपका जापान का। जापान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, टोक्यो है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन है। आगे बात करते हैं ग्रीनलैंड निम्न से किस देश का भाग है, तो ग्रीनलैंड अगर बात करें तो उस पर किसका अधिकार है, तो डेनमार्क का है। किसका है, डेनमार्क का है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको, भूलिएगा नहीं। डेनमार्क का अधिकार किस पे है, तो ग्रीनलैंड पर दोस्तों डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बृहत्तम द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। न्यू ग्रीनलैंड सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। न्यूक की समुद्र तल से ऊंचाई जो है 1 से 3 मीटर तक दोस्तों है। ग्रीनलैंड की राजधानी न्यूक ग्रीनलैंड है। आगे बात करते हैं हम लोग कि महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो अल्फ्रेड वेगनर का नाम सुने होंगे। इन्होंने क्या दिया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दोस्तों इन्हीं के द्वारा दिया गया। इनका कहना था क्या, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या बहाव सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर द्वारा विकसित किया गया था। वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन हुआ था।
पैंजिया पैंथेलाफा दो चीज़ आ जाएगा। पैंजिया मतलब जो स्थल खंड होता है उसको बोलते हैं पैंजिया, पैंथेलाफा जो जलीय भाग उसको कहते हैं दोस्तों। तो पैंजिया दो बड़े महाद्वीपीय पिंड जैसे लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंड के रूप में दोस्तों विभक्त हो गए थे। इसके बाद लॉरेंसिया गोंडवाना धीरे धीरे अन्य छोटे छोटे हिस्सों में बट गए थे जो आज महाद्वीप के रूप में, मतलब इनका कहना था दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या कहता है कि जो आप देख रहे हैं सातों महाद्वीप वो क्या थे, पहले दोस्तों एक ही थे। पहले क्या थे, एक ही थे। पहले क्या थे, वो एक ही थे, लेकिन बाद में क्या होता है वो दो भाग में टूटते हैं और क्या बनते हैं, तो लॉरेंसिया और आपका दोस्तों गोंडवाना लैंड बनता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे इसमें दोस्तों विभाजन होता है और इस तरह से आपको आज वर्तमान समय में 7 महाद्वीप देखने के लिए मिलता है दोस्तों। आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर दिया है कि वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। क्या होते हैं, दोनों ही होते हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट से दोस्तों होता है। ज्वालामुखी विस्फोट होने का जो आपका लावा निकलता ठंडा होने के बाद दोस्तों आग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है। देखिए यहाँ पर दिया है, आग्नेय चट्टान पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती है। ये रवेदार होती है, परत नहीं होती है, पूरा जीवाश्म भी नहीं होता, मतलब पूरे जल जाते हैं तो इसमें जीवाश्म भी का अंश भी नहीं होता दोस्तों। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से है। पानी का प्रवेश बहुत कम होता है किसमें, तो आग्नेय चट्टान में दोस्तों। आगे आते हैं कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है अवसादी शैल के लिए, तो ये शैल स्तरों में होते हैं। क्या होते हैं, स्तरों में, मतलब कि स्तर वाले होते हैं। क्या आपके ये अवसादी शैल, आपका कोयला को देखें, आपका पेट्रोलियम देखें, ये सबको अवसादी शैल से ही आपको प्राप्त होता है। मतलब इसमें लेयर बना होता है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अवसादी शैल का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जीवाश्म आपको अवसादी में ही पाए जाते हैं, परतें पाई जाती है, किंतु ये शैल रवेदार नहीं होते। इसमें रवा क्रिस्टल दोस्तों नहीं पाया जाता है किसमें, अवसादी में, ना आपका आग्नेय में है ना इसमें। आपका क्रिस्टल किससे पाया जाएगा, तो रूपांतरित चट्टान होता है उससे पाया जाता है दोस्तों। कौन से कथन एक्सर और ड्रीम लीन के संबंध में आपका बताता है, तो क्या क्या देख लेते हैं हम लोग। एस्कर क्रूड बेडेड बजरी एवं रेत की लकीरें हैं। ड्रीमलैंड लगातार बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। आगे दिया आपको क्या, मतलब यहाँ पूछ रहा है कौन सा आपका सही है, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं। ड्रीमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। मतलब ऑप्शन यहाँ पर बी दिया, मतलब पहला जो दिया है आपका सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तीसरा जो दिया आपका दोस्तों वो आपका सही नहीं है। थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन क्या दिया है। तो दिया है यहाँ पर कि ग्लेशियरों या हिम के पिघलने से प्राप्त जल धाराओं द्वारा मलबा के निक्षेप से निर्मित एस्कर लंबे, सकरे एवं कटक होते हैं, जिनके तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। हिमनद के निक्षेप द्वारा असारूपों को ड्रीमलिन गुलास में मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार का ढेर टीले होते हैं जिसका आकार उल्टी नौका या कटे हुए अंडे के छिलके उल्टे अंडे के समान होता है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति ड्रीमलिन युक्त इलाके की विशेषता है। ड्रीमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होती है। मतलब इसमें आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, तो जो आपका ये निर्माण जो हो रहा है एस्कर कैसे निर्माण हो रहा है और जो आपका ड्रीमलिन है वो किससे निर्माण हो रहा है, ये ध्यान आपको रखना है दोस्तों। आगे बात करते हैं माउंट एटना क्या है, तो ज्वालामुखी है जो आपका इटली में है दोस्तों। क्या है ये माउंट एटना, एक ज्वालामुखी है जो आपका इटली में है, वही एक सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, ये भी ध्यान आपको रखना है। मोना लोआ उदाहरण है, तो ये मोना लोआ दोस्तों आपका सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है जो आपको हवाई द्वीप उत्तरी अमेरिका में है, वहाँ पर दोस्तों ये आपका देखने के लिए मिलता है, ये सब ध्यान रखिएगा। वर्ष 2004 में हिंद महासागर भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में कौन सा कथन आपको सही नहीं है। सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के वर्मी प्लेट के अधः गमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप का उत्पत्ति हुई थी। परिणामी सुनामी इंडोनेशिया के तट के अफ्रीका पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस देखने के लिए मिला था 2004 में जो आया था हिंद महासागर में भूकंप। उसके बाद दिया ऑप्शन अगला कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूबी गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतार दिया था। मतलब ऑप्शन यहाँ पर आपको बता रहा है कि सी ऑप्शन क्या आपका ये दोस्तों सत्य नहीं है, ये क्या होगा आपका ये गलत होगा, बाकी आपका सही है। ये बात यहाँ पर दिया है डिस्क्रिप्शन, उसको देख लीजिएगा। आगे आते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, तो विश्व प्रकार की सबसे ऊंची चोटी आपका कौन है, तो आपका नवीन मोड़दार पर्वत, इसको वलित पर्वत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम सुने तो क्या है दोस्तों, वो आपका नवीन वलित पर्वत है।
जो 8,848 मीटर ऊंचा है, लेकिन वर्तमान में कहीं कहीं आपको 8,850 मीटर देखने के लिए मिलता है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। कौन है? एंडीज। एंडीज कहाँ है दोस्तों आपका? तो एंडीज पर्वतमाला आपका दोस्तों दक्षिण अमेरिका में है, जो उसका पश्चिमी तट पर देखने के लिए आपको मिलता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे आते हैं हम लोग, एंडीज पर्वतमाला के बारे में बता दिए। ये सब आपका वलित पर्वत है, एंडीज हो गया, रॉकी हो गया, ये सब माउंट एवरेस्ट हो गया। कोकस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है? तो कोकस प्लेट दोस्तों आपका मध्य अमेरिका और आपका जो प्रशांत प्लेट है उसके बीच में आपका कोकस प्लेट देखने के लिए आपको मिलता है, ये भी ध्यान आपको रखना है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में किस प्रदेश को कहते हैं? तो रस्ट बाउल दोस्तों हम लोग यहाँ पर ऑप्शन क्या है? डी दिया है, क्या दिया? फॉर ई दिया है, तो ई दिया है, तो देख लेते हैं हम इसका डिस्क्रिप्शन क्या है ई में, तो हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ लौ उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनॉयस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो, पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है। मतलब इसमें आपका एक से अधिक, पिट्सबर्ग हो गया, कैलिफोर्निया, ये सब आपको दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। किलिमंजारो एक है। किलिमंजारो क्या है दोस्तों? तो एक आग्नेयगिरी मतलब वोल्केनो, मतलब ये ज्वालामुखी है। क्या है दोस्तों आपका? ये किलिमंजारो अफ्रीका में पड़ता है। ये आपका ज्वालामुखी है जो तंजानिया जो देश है अफ्रीका का, वहाँ आपको देखने के लिए मिलता है। आगे हम लोग बात करते हैं, गोबी मरुस्थल ये क्या है दोस्तों? तो ये आपको चीन और मंगोलिया में दोस्तों पड़ता है। यहाँ पर मंगोलिया दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? चीन को टिक करेंगे। आगे आते हैं हम लोग, आगे हमारा है जोहान्सबर्ग विख्यात है। तो जोहान्सबर्ग स्वर्ण खनन के लिए, किसके खनन के लिए दोस्तों? स्वर्ण खनन के लिए है, तो वही दिया है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गौंटेंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है। यहाँ सोना और हीरा खनन के लिए दोस्तों क्या है? प्रसिद्ध है। तो हीरा दिया नहीं है, तो यहाँ पर स्वर्ण हम लोग टिक कर सकते हैं। कौन सा स्थलबद्ध देश है? मतलब स्थलबद्ध देश वो होता है दोस्तों जो क्या होता है? चारों तरफ मतलब समुद्र से उसका बाउंड्री टच नहीं कर रहा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्थलबद्ध कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर स्थलबद्ध कौन है? तो हंगरी। कौन है दोस्तों? हंगरी। बाकी आपका यूक्रेन टच करता है, बेल्जियम का भी आपको देखने के लिए टच करता है। आगे आते हैं, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। इजराइल किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ दोस्तों क्या करता है? अपनी ये सीमा साझा करता है। ये तभी आप क्लियर आपका होगा जब वर्ल्ड मैप पे दोस्तों आपकी पकड़ अच्छी होगी। मैप मतलब भारत का मैप, बिहार का मैप और वर्ल्ड मैप दोस्तों थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, ताकि देश हो गया, उसमें महासागर हो गया, आपका सागर हो गया, वो सब भी आपको ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत पामीर का पठार, जिसको तिब्बत के पठार के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये सब पहले के एग्जाम में आता था, लेकिन इस तरह से प्रश्न नहीं आते, लेकिन अब मेरा कराना काम है दोस्तों। पूर्व समुद्र की स्वामिनी किसे कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? श्रीलंका को हम लोग पूर्व की स्वामिनी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। आगे आते हैं, आगे क्या है? हिंद महासागर में ये द्वीप है एक, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। तो पूर्व समुद्र की स्वामिनी के नाम से श्रीलंका को दोस्तों हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो आपका श्रीलंका विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। हिंद महासागर का द्वीपीय देश है दोस्तों ये। हिंद महासागर का मोती इसको हम लोग कहते हैं, और एशिया का प्रवेश द्वार के नाम से भी दोस्तों ये जाना जाता है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी पर ढका है उसको क्या कहते हैं? मतलब कितना प्रतिशत भाग ढका हुआ है? तो 2/3। कितना है दोस्तों? 2/3। अगर पृथ्वी को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे तो 2/3 आपको देखने के लिए मिलेगा पानी, और 1 भाग आपको देखने के लिए मिलेगा स्थल दोस्तों। 71% जल है और 29% पानी, ये भी ध्यान आपको रखना है। समुद्र तल से पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे निकटतम स्थान क्या है? तो आपका उत्तरी ध्रुव। कौन है दोस्तों? आपका उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों स्थित है। ये वैज्ञानिकों ने दोस्तों ये अनुमान लगा करके किया है। आगे बात करते हैं क्या है? तो 64,000 किलोमीटर लंबाई, 2000 किलोमीटर से लेकर 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक मतलब समुद्र में जो चट्टान होता है उसको कहते हैं। उत्तर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता है। वह हिंद महासागरीय द्रोणी में, फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। ये कटक कौन सा है? मतलब ये कटक कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका मध्य महासागरीय कटक जो है आपका, वो आपको ये सब चीज एरिया से गुजरता है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम दोस्तों आपका क्या है? एक महासागरीय धारा है जो अटलांटिक महासागर है वहाँ पर दोस्तों आपको ये देखने के लिए मिलता है। अगर बोले है कि ये कैसी धारा है दोस्तों, तो ये आपका
गर्म धारा है। क्या दोस्तों, ये आपका गर्म है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, ग से गल्फ स्ट्रीम और ग से गर्म याद रखिएगा। तो ये गर्म जल धारा है दोस्तों, जो अटलांटिक महासागर में से आपको देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का क्लास। तो कैसा क्लास लगा दोस्तों, इस तरह से आपको सारे PYQ करा देंगे। PYQ दोस्तों आप खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा उसमें दिक्कत होता है कोई कोई पॉइंट समझने में। तो यहाँ पर आप क्लास करके यहाँ पर समझ सकते हैं। कहीं भी बैठे रहिए खाली समय में, तो आप ये PYQ दोस्तों कर सकते हैं। खेल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ भी दोस्तों आप ये PYQ कर लीजिएगा। तो आपका दोस्तों धीरे धीरे ये जो PYQ का जो टेंशन है दोस्तों वो खत्म हो जाएगा। बाकी हम धीरे धीरे आपका जितना भी PYQ है दोस्तों, BPSC द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए हैं, वो सभी को हम दोस्तों धीरे धीरे ला करके आपको हम करवा देंगे, ताकि इससे आपका 30 से 40% क्या दोस्तों क्वेश्चन आता ही आता है। कोई भी एग्जाम का पेपर उठाकर देख लीजिएगा BPSC का, आपको PYQ दोस्तों देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा उसमें। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।